हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जय प्रक्रम। सारे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम बचा है बहुत कम बचा है। गिने चुने आपके पास लगभग 70 से 80 दिन बचे हुए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है। बाकी कोई क्वेश्चन आपका अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालना कि सर ये वाला क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी अभी तक आपके जो चैप्टर 5 हैं उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और ले चलता हूँ सीधा आपको चैप्टर 6 और इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। कर लेते हैं इसको जरा फुल स्क्रीन में। जय प्रक्रम जिसका नाम है, यानी चैप्टर नंबर 6। क्लियर है? पेंसिल चेक कर रहा था कि ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो जलेबी जैसा बन गया। चैप्टर 6 जय प्रक्रम, जिसको हम बोलते हैं लाइव प्रोसेसेस। सबसे पहले हम इसके देखेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? आपका जो बोर्ड एग्जाम है ज्यादा एमसीक्यू पर ध्यान दे रहा है, तो एमसीक्यू वाले तो एक एक नंबर वाले एमसीक्यू हो गए, प्लस निश्चित उत्तर प्रश्न, यानी आती है लोगों जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, एक शब्द में आंसर आता है, उनको अपने दिमाग में अभी ही सेट कर लेना है, उसको बात के लिए नहीं छोड़ना है। बाकी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे उनको भले ही आप बाद में जो पीडीएफ दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, कि पीडीएफ से ही आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है आपका, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? तो आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। अगला है, डायफ्राम मनुष्य में किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। तीसरा है आपका, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, यानी परिवहन। तीन आंसर याद कर लो जल्दी जल्दी। अगला है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किस काम के लिए होता है पादप? जल का वहन करने के लिए, यानी पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों पित्ताशय में हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 नंबर। मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित भाग है? तो ये हो जाएगा आपका उत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, चौथा नंबर। इसको आप छोड़ दो, अभी लास्ट ईयर पूछा गया है, फिर भी आप एक बार देख लो। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कौन सी, यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मूत्र निर्माण होता है किसमें होता है? वृक्क में। ठीक है, दो वृक्क होता है आपका, दाया और बाया, तो वृक्क में इसका निर्माण होता है। अगला देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमिलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? श्वसन जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, इसका आ जाता है अपचयी अभिक्रिया, दूसरा नंबर। 13 नंबर है, चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी5 की कमी से ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में निभाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? श्वसन में। 15 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? सुक्रोज के। अगला है प्रश्न नंबर 16, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला है प्रश्न नंबर 17, जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला है, इनमें से कौन विषमपोषी नहीं है? तो फीता कृमि विषमपोषी नहीं है। 19 नंबर है, जठर रस से स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है, तो ये आमाशय में उपस्थित होती है। 20वां है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, नहीं आप कह सकते कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगला है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, या फिर अथवा में आपका आ जाएगा, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी जाना जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। अगला है, एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है। देखो टिक मार्क यानी एमसीक्यू टाइप क्या होते हैं, सिंपल आपने पढ़ना है, आंसर याद कर लेना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? तो बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं।
मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। द्वार कोशिका पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? रंध्रों में। अगला है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर बोलते हैं। अगला है निश्चित उत्तर प्रश्न, एक एक नंबर वाले, इनको भी आप हाथ हाथ याद कर लेंगे, बात क्लीन नहीं छोड़ना है। और पीडीएफ जरूर एक बार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, बट वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पीडीएफ बोलेगी नहीं, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर आपको पीडीएफ से याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, सीधा पीडीएफ डाउनलोड। अगला है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए, तो लार में टॉयलिन और लाइसोजाइम दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम क्या करते हैं? अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों के बंधों को तोड़कर उन्हें सरल घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं, यानी क्या करते हैं? ये अघुलनशील यानी जो घुलते नहीं है, इनको क्या कर लेते हैं? तोड़ करके घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं। अगला है पश्चिम मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है, तो मेडुला है जो नियंत्रित करता है। फिर किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल तथा विटामिन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र, तो इसका हो जाता है सिक्स CO2 प्लस 12H2O, फिर आ जाता है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तो बनेगा क्या आपका? ग्लूकोज बन जाता है। C6H12O6 प्लस हाइड्रोजन सॉरी वाटर आपका मिलता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को स्रावित करता है, तो अग्नाशय क्या हो जाएगा? ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन अमाशय कहाँ पे होता है? अमाशय में होता है। शुद्धांश में लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल तथा सिंपल आप लिखेंगे अमाशय में होता है, बस। अगला है वाष्पोत्सर्जन का कोई एक कार्य लिखिए, तो ये क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन पौधों में रसारोहण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? रसारोहण, ठीक है? रसारोहण में सहायक होता है। जब आप आगे जाकर के बायो पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब नापा जाता है? रक्तदाब आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है? आपने नॉर्मल सुना होगा ब्लड प्रेशर, तो ये स्पिग्मो मैनोमीटर से नापा जाता है। जो आपने देखा होगा पंपिंग करते हैं, ठीक है, मशीन डॉक्टर लेकर के, और वो फूलते रहता है, तो उसको हम स्पिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। अगला है आपका, ऊतक का नाम बताना है। पहला जो है वो है जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है, तो फ्लोएम क्या करता है? पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। सेकंड है जो पौधों में जल तथा खनिज यानी जल और खनिज दोनों का वितरण करता है, वो होता है जाइलम। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प, यानी सीधे सीधे आप बोल सकते हैं पौधों के वायवीय भागों में जल वाष्प, यानी पौधों में जल वाष्प के रूप में होने वाली को हम क्या बोलते हैं? जल वाष्प के रूप में होने वाली हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बस इतना आपने याद रखना है। फिर है पौधों के जाइलम निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर जाइलम निकाल दिया तो वो जो पौधा होगा वो मृत हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है? अब देखो क्या लिखा है, पौधे की मृत्यु हो जाएगी, बस सीधा सीधा आंसर है। अगला है एंजाइम क्या है? एंजाइम का एक प्रमुख कार्य लिख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंजाइम क्या है? ये प्रोटीनिक कार्बनिक पदार्थ है। सामान्यतः एंजाइम सरल घुलनशील प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ एंजाइम संयुक्त भी होते हैं। इनका काम क्या है? पाचन क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन करके इन्हें सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी शॉर्ट टाइप में इसको देख लिया था। अगला ये वाला छोड़ दो, बाघ जैसे मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, पैचक एंजाइमों के कार्य अभी हमने ऊपर देख लिया था, बाकी एक बार और यहाँ से आप इसको देख करके याद कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भोजन के पाचन में लार की भूमिका। पहला काम क्या है? भोजन को नम बनाना। लार में टॉलिन भोजन की मंड पर क्रिया करके इसे शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लार में म्यूसिन भोजन को चिकना व लसलसा बनाती है। लार भोजन को निगलने में सहायता करती है। चार में से कोई भी आप 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है? चार में से 2 याद कर लेंगे काफी है। रक्तदाब क्या होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीलन दाब लगभग कितना होता है? रक्तदाब देख लो, पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। रक्त प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला बल या दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। और प्रकुंचन दाब जो होता है वो होता है 120, और अनुशीतलन दाब होता है 80, ठीक है? तो हम लिखते हैं इसको 120/80 mmHg। एचजी आपका क्या होता है? मरकरी होता है, आपको पता होगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो खुले रंध्र का आप यहाँ पे चित्र देख लें, इसको आप बना लीजिए। अगला है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की बस ये अभिक्रिया याद कर लो, यहीं से आप देख लो। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? पानी मिक्स होते हैं, तो पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। सॉरी, हाइड्रोजन बोल रहा हूँ,
H2O पानी बाहर निकलता है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार, ऊपर जो लिखा है प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगला क्वेश्चन छोड़ देना आपने, फिर प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कार्य है, इसको आप छोड़ दो। अगला जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जरूर याद कर लेना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। धमनी तथा सिरा में अंतर, इस बार आपका लगभग 80% चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला। इसको वीडियो को रोक करके आप यहाँ से धमनी तथा सिरा के अंतर याद कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। अगला है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताने हैं, प्रत्येक का कार्य लिखना है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स, तीनों का आप यहाँ से, पहला जो है ऑक्सीजन का संवहन करता है। फिर श्वेत जो होती है हमारे शरीर की रक्षा करता है, और ये रक्त प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और नीचे जो आपको नाम दिख रहे हैं इनको आपने दिखाना है। तो पाचन तंत्र का आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए। जो आप देख रहे हैं पाचन तंत्र है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और देखो चित्र बच्चों आपको 4-5 लास्ट में भी मैं दूंगा चित्र। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चित्र भी बता दूंगा जो डायग्राम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बट आप इसको, और इधर अभी मैं ये भी आप इसको भी आप देख लीजिए, मानव का मूत्र तंत्र, क्वेश्चन अभी नीचे है, बट इन दोनों चित्रों को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, चाहे यहाँ से देख करके बनाए, चाहे आपकी बुक में भी ये सब दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, मानव मूत्र तंत्र बनाइए, तो बाकी यहाँ से आप ये इसका चित्र देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन देखना है आपने वो है प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद देख लेते हैं ये वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। उसके अलावा बाकी आप 2 पॉइंट और देख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। फिर आप प्लेटलेट्स और लसिका पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसको भी आप देख लीजिए। प्लेटलेट्स के बारे में क्या है, रक्त में पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। रक्त में इनकी संख्या 2 से लगभग 1 लाख तक, सॉरी 2 से 5 लाख तक, लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। ये दस्तरीनुमा, उभयावतल तथा केंद्रक रहित अवयव होते हैं। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। लसिका का पढ़ देता हूँ। यह रक्त कोशिकाओं से रिसा हुआ तरल होता है। यह एक रंगहीन या हल्का पीला तरल है, जिसका संगठन प्लाज्मा के संगठन के लगभग समान होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा प्लाज्मा की तुलना में कम तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। बस आपने इतना याद करना है। अगला है स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर। तो यहाँ पे आप, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाएं। तो स्वयंपोषी विषमपोषी के 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसका आंसर भी आप जरूर अच्छे से देख लीजिए। आमाशय की भूमिका, अम्ल भोजन को सड़ने से बचाता है, अम्ल भोजन के साथ आए अणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, और बाकी 1-2 पॉइंट और ऊपर है, उनको देख लेते हैं। अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। जठर रस के एंजाइम अम्लीय माध्यम से ही सक्रिय होते हैं। यह निष्क्रिय पेप्सियोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। फिर अम्ल भोजन में उपस्थित कैल्शियम संयुक्त कठोर भागों को मुलायम बनाता है। अगला जो आपने देखना है वो है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इसको मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आप यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका नेफ्रॉन की रचना। ठीक है, नेफ्रॉन सिर्फ आप यहाँ से आप चित्र देख लीजिए, और बाकी उसके जो भाग है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और इसमें कुछ लिखने जैसा तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बस आपसे पूछेगा उसकी संरचना बनाओ। क्लियर है? अगला देख लेते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो 5 पॉइंट आप देख रहे हैं वायवीय और अवायवीय के, तो वीडियो को रोक करके आप इनको भी यहाँ से हाथों हाथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेम वही आ रखा है, नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि। तो बाकी इसके जो भाग हैं उनके बारे में आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला बाकी इसकी जो संरचना है वहाँ थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे इसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसकी संरचना आप यहाँ से देख लीजिए और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। संपोषी विषमपोषी हो गया, और बाकी ये हो गया आपका नेफ्रॉन हो गया। बाकी इसके नीचे क्रियाविधि दे रखी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका डायग्राम आपको आना चाहिए। फिर है श्वसन तंत्र।
ठीक है, श्वसन तंत्र आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा श्वसन तंत्र के बारे में। और ऊपर आपको देखता हूँ डायग्राम इसका दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में आप ये पूरा देखो, पूरा श्वसन तंत्र के बारे में देखा, पूरा नहीं पढ़ना आपने, बस मुश्किल से ज्यादा 10 लाइनें आपने श्वसन तंत्र के बारे में याद कर लेनी है और उसके भाग देख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका चित्र नहीं दिया है, तो अभी हो सकता है लास्ट में दिया हो आपका। तो अगला है मानव हृदय का काट दृश्य का स्वच्छ, यानी मानव हृदय का, तो उसमें नीचे भाग दे रखे, ये आपको उसमें दिखाने को आएगा। यहाँ पे आप ये मानव हृदय देख रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बस मानव हृदय का ही आपने चित्र बनाना है, उसके भाग आप दिखा दो, इसके बारे में नहीं लिखोगे फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर आपके नहीं काटेगा। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। ठीक है, और शायद इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। एक ये हृदय वाला आप जरूर देख लीजिएगा, हृदय हो गया, फिर एक तो हो गया ये आपका क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, और दूसरा जो आपका चित्र मैंने बताया कौन सा, ऊपर हमने दो चित्र और देखे थे। ठीक है, ये मानव का पाचन तंत्र और मानव का मूत्र तंत्र, इनको जरूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो, अगर आप इनको छोड़ेंगे तो समझ लो आप ज़्यादा से कम 10 से 15 नंबर आप अपने गवा देंगे। तो जितने क्वेश्चन बच्चों हमने इसमें देखे हैं और मैंने आपको बताया है कि ये तैयार करने हैं, तो उनको आपने तैयार करना ही करना है। क्योंकि अगर आप इतना अभी मेरे साथ करते जाएंगे तो अभी जो लास्ट में मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, बोर्ड जब आपका पेपर होगा, बीच में आपकी जो छुट्टियां रहती है ना, उस टाइम में आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक नॉलेज दे देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इस ईयर, यानी कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया या इस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब बताता हूँ। इसलिए अभी जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उतने आप याद कर लो, ताकि बाद में आपको याद करने जैसा काम ना करना पड़े। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन सर ने बताया तो ये वाला क्वेश्चन हमको याद करना है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपसे कि आप इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब बाकी जितने चैप्टर आपको दे चुका हूँ, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, एसएसटी हो, जितने चैप्टर आपको दे रहा हूँ सभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे होंगे। क्योंकि अगर अभी आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप लास्ट में जाकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन बताऊंगा आप फिर उसको याद करने में टाइम वेस्ट अपना बहुत ज्यादा कर देंगे, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो बस अभी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जितने चैप्टर बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, आप सभी को अभी से प्रिपेयर करते जाइए, लास्ट में दिक्कत ना हो। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और सभी को बेस्ट विजेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे नंबर लेकर के आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।